हेलो एवरीवन। नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 टू 1918 मॉडर्न हिस्ट्री में ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा स्पेक्ट्रम की बुक में। पार्ट नंबर 8 है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स जो कि 1909 में आए थे। तो स्टार्ट करते हैं, स्लाइड्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम द रिफॉर्म्स एंड द एवोल्यूशन पढ़ेंगे, एवोल्यूशन। तो अभी हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो मोर्ले थे वो उस टाइम पे SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एंड जो मिंटो थे उस टाइम पे वो वॉइस रॉय थे। एंड उस टाइम पे क्या होते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है। 1909 के अंदर एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम इलीट्स जिसको शिमला डेपुटेशन भी बोला गया, किसके द्वारा ये लेड किया जा रहा था, आगा खान, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा लेड किया जा रहा था एंड किस टाइम की बात चल रही है ये। तो ये जो आगा खान थे ये ये मिलते हैं मिंटो से, मोर्ले से नहीं, मिंटो से। तो ये क्या चीज़ की डिमांड करते हैं, किस चीज़ की ये मांग करते हैं, डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। उसके बाद एंड रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं ये कि नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम्स जो है वो इंक्रीज़ की जाए, ठीक है। उनका कंट्रीब्यूशन हर चीज़ के अंदर जो है वो इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने की भी इन्होंने डिमांड रखी। एंड ये इसके बदले में क्या कहते थे कि आप हमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट हो एंड रिप्रेजेंटेशन हमारी इंक्रीज़ करो। इसके बदले में ये कहते थे कि हम एम्पायर के लिए ना पूरे लॉयल रहेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यही वाली जो होती है, ये ग्रुप ऑफ इलीट्स जो था ये आगे चल के मुस्लिम लीग बन जाता है। एंड मुस्लिम लीग में अगर किसी का नाम अगर सामने आता है तो उनका भी आपको नाम याद रखना है, नवाब सलीमुल्लाह। तो ये कहाँ के थे आपके, ये ढाका के थे, ठीक है। इनके साथ साथ 2 और नवाब्स के नाम आते हैं, एक है मोहसिन उल मुल्क और दूसरे वक्कर उल मुल्क। दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की ये स्थापना करते हैं। जो ये मुस्लिम लीग होती है ये भी सेम बात कहती है जो कि आगा खान ने जब मिंटो से मिला था तो बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स रखो, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स की इंक्रीज़ करो। तो यही बात जो है मुस्लिम लीग कहते थे कि इसलिए ये चीज़ें आप दोनों करो एंड इसके बदले में जो मुस्लिम्स हैं वो हमेशा लॉयल रहेंगे ब्रिटिश एम्पायर के साथ। दूसरा कि जो मुस्लिम्स हैं वो कांग्रेस से दूर रहेंगे, ठीक है। तो ये 2 बातें इन्होंने बोली। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की। तो रिफॉर्म्स में हम बात करते हैं, पहला जो आता है हमारे पास कि जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स थे किसके अंदर, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, वो इंक्रीज़ करने की बात की गई। और जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी उनके अंदर नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी जो है, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई। लेकिन उनमें से जो कुछ नॉन ऑफिशियल्स थे वो नॉमिनेटेड थे और कुछ जो थे, कुछ तो नॉमिनेटेड थे एंड कुछ नॉन इलेक्टेड थे। तो ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट पड़ा वो इंक्रीज्ड का नहीं पड़ा, वो रिमेन वही रहे जो नॉन ऑफिशियल पहले जितने थे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक अकॉर्डिंग टू द सुमित सरकार उन्होंने बताया कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 69 टोटल मेंबर्स थे, जिसमें से 37 जो हैं वो ऑफिशियल्स थे, ठीक है। एंड जो आपके 32 थे वो नॉन ऑफिशियल्स थे। अब यहाँ से ये देखिए ये 69 हो गए, तो इनमें से ये आपको याद रखना कि 37 तो ऑफिशियल, 32 नॉन ऑफिशियल। अब इनमें से भी अलग अलग जो है वो डाइफरकेशन किया गया, जैसे 5 जो थे वो नॉमिनेटेड थे एंड 27 जो थे इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स थे। उसमें से 8 जो थे वो रिजर्व थे फॉर द मुस्लिम्स। एंड जो 4 सीट्स थी वो आपकी ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के लिए रखी गई थी। उसके बाद 2 सीट्स आपकी ये ब्रिटिश के लिए रखी गई थी, 2 सीट्स थी वो लैंडलॉर्ड्स के लिए रखी गई थी और 13 सीट्स थी जो वो जनरल इलेक्टोरेट्स के लिए रखी गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है कि कितनी सीट्स थी एंड कितने ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल थे। ये बाइफर्केशन में आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सीट्स किसके किसके लिए थे, ब्रिटिशर लैंडलॉर्ड्स के लिए एंड फिर आपके ब्रिटिशर कैपिटलिस्ट के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए एंड जनरल इलेक्टोरेट्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अभी हम रिफॉर्म्स में ही पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे ना वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, एक तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जो लोकल बॉडीज थी ना वो टू इलेक्ट एंड वो इलेक्ट करेंगी किसको, इलेक्टोरल कॉलेज को, एंड उसके बाद उसके अंदर से इलेक्ट करेंगे मेंबर्स किसको, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को, एंड देन इन टर्न वुड इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए गए थे ना मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन जो थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग थी। पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा थी तो उसके हिसाब से इन्होंने इनको जो है वो रिप्रेजेंट दे दी, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बोल दिया ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम को। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया कि जो इनकम क्वालिफिकेशन थी ना किसके लिए, मुस्लिम वोटर्स के लिए, वो हमेशा जो है इन्होंने ना लेस रखी देन किसके, लेस। जब भी हम किसी चीज़ को कंपैरिजन करते हैं तो कोई दूसरी चीज़ ज़रूर होती है, तो मुस्लिम की जो है इनकम क्वालिफिकेशन वोट्स की हमेशा लेस रखी किन से, हिंदूज से, ठीक है। उसके बाद ये हमारा थर्ड पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो पावर ऑफ लेजिस्लेचर थी किस किस के अंदर, आपकी बोथ सेंटर एंड स्टेट के अंदर वो बढ़ा दी गई। एंड इन्होंने बोला कि आप बजट में भी जो है ये लाइन पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बजट के अंदर आप जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्रीज पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में वोट दे सकते हैं आप कुछ सेपरेट आइटम्स के लिए बजट के अंदर, लेकिन एज अ होल बजट के ऊपर आप वोट नहीं कर सकते। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आइटम्स मतलब सम आइटम्स के ऊपर ही आप वोट कर सकते हो बजट के ऊपर, नॉट एज अ होल। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, इन्होंने मतलब इन रिफॉर्म्स के अंदर एक मतलब इंडियन को अपॉइंट करने की बात की गई किसके अंदर, वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। पहले ऐसा नहीं था, वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भारतीय उसको अपॉइंट नहीं किया जाता था। तो उस टाइम पे 1909 के अंदर फर्स्ट आपका इंडियन जो है वो अपॉइंट किया गया वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, जिनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन की। ये रिफॉर्म्स में आ गया आपके पास। तो इवैल्यूएशन में जो रिफॉर्म्स थे 1909 के, अफोर्डेड नो आंसर, कोई आंसर नहीं दे रहे थे। किसको आंसर नहीं दे रहे थे, इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम, क्योंकि वो वहाँ की वहीं प्रॉब्लम्स जो है वो वहाँ की वहीं खड़ी हुई थी, वो सॉल्व नहीं हो रही थी इनके रिफॉर्म से। लेकिन आगे चल के जो मॉडले थे, लॉर्ड मॉडले थे, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं कि जो कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट है ना वो सूटेबल नहीं है, किसके लिए, सूटेबल नहीं है किसके लिए, इंडियंस के लिए। एंड ये कहते थे कि मैं ये मानता हूँ कि ही वॉज कि मैं ये मानता हूँ कि अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट हो जाए अलग से पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया के अंदर, तो ये उसका पार्ट नहीं रहेंगे। तो इनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये थी, इफ़ इट वुड बी सेड दैट this chapter of reforms led directly or indirectly to the establishment of the parliamentary system in India, I for one would not nothing at all to do with it। ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल अगेंस्ट थे किसके, कि ये इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे किसको, पार्लियामेंट्री और द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, क्योंकि ये कहते थे कि भारतीय जो है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, वो इसको डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो लाए गए उनका मेन एम यही था कि डिवाइड कर दिया जाए नेशनलिस्ट रैंक को बाय कन्फ्यूजिंग द मॉडरेट्स एंड एट चेकिंग द growth of unity among the Indians through the instrument of the separate electorate। तो जो गवर्नमेंट थी ना वो एम कर रही थी कि कैसे मॉडरेट्स एंड मुस्लिम को ना एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया जाए, और जो नेशनलिज्म की भावना जाग रही है ना, मैंने आपको बताया वो जब 1905 के अंदर आपका स्वदेशी मूवमेंट आता है और ये आपका बॉयकॉट मूवमेंट आता है, तो इसमें क्या था ना, हिंदू मुस्लिम जो थे ना ये आपस में बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे थे, मिलजुल के रह रहे थे, तो यही ब्रिटिशर्स को ना खटक रहा था। इसीलिए इन्होंने ना डिवाइड एंड रूल की भी पॉलिसी यहाँ पे अपनाई और नेशनलिज्म को सप्रेस करने की बात इन्होंने स्टार्ट कर दी। उसके बाद ऑफिशियल्स एंड द मुस्लिम लीडर्स वर ऑफर टॉक अबाउट द इंटायर कम्युनिटी व्हेन दे टॉक अबाउट द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अगर इनको सेपरेट मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन्होंने दे भी दिए ना, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम्स के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन इन रियलिटी
कुछ जो मुस्लिम इलीट सेक्शन था ना, वो उनको बहुत हो रहा था कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए हैं, अब हमें मुस्लिम्स को अलग ही हो जाना चाहिए किनसे, हिंदू से। लेकिन इसके साइड में क्या चल रहा था, अ सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज टू इनडायरेक्ट एंड इट गेव इम्प्रेशन ऑफ द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द लेजिस्लेचर टू अ नंबर ऑफ द सीट्स। एंड साथ ही जो पार्लियामेंट्री फॉर्म था ना वो इंट्रोड्यूस हो गया था, एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज कंसिडर्ड। कभी कभी तो ये होता था कि थॉटलेट्स एंड द इररिस्पॉन्सिबल जो क्रिटिसिज्म था गवर्नमेंट का वो भी उनको सुनना पड़ता था। कुछ ही लोग ऐसे थे जैसे कि गोखले हो गए जिन्होंने पुट डाउन किया इस बात को कि कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू डिबेट इन द काउंसिल बाय डिमांडिंग द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन की भी बात कहा किसने की, गोखले ने। मैंने बताया ना कुछ ही लोग ऐसे थे जो कि यूनिवर्सल चीज़ों को साथ लेके चले, नहीं तो यही हिंदू मुस्लिम डिवाइड के बारे में ही बातें होती रहती थी। तो यहाँ पे गोखले ने किसके बारे में बात की, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की, एंड अटैकिंग द रिप्रेसिव पॉलिसीज जो कि ब्रिटिशर लेके आ रहे थे अगेंस्ट द इंडियंस। उसके बाद ड्राइंग अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ द जो लेबर थे, लेबर क्लास के लिए भी इन्होंने बोला। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो मोले मिंटो रिफॉर्म्स जो लाए गए उनके खिलाफ में गोखले जी ने किन किन के बारे में बातें की। तो एक तो एजुकेशन के बारे में बात की कि हमें उसको भी ध्यान लेके आगे चलना है, लेबर क्लास के बारे में, ठीक है, इंडियन वर्कर्स जो थे साउथ अफ्रीका के अंदर उनके बारे में भी इन्होंने बात की, जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ जो लाई जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा उनके बारे में भी गोखले जी ने बोला। उसके बाद रिफॉर्म्स जो थे 1909 में गेव टू द पीपल ऑफ द कंट्री अ शैडो रादर देन अ सब्सटेंस, ठीक है। तो मतलब कि और वो बिल्कुल भी जो इनके द्वारा रिफॉर्म्स लाए गए थे बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने गए, किनके लिए, इंडियंस के लिए। द पीपल हैड डिमांडेड द सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोग तो सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड कर ही जा रहे थे, बट व्हाट दे वर गिवन वाज द बेनेवोलेंट डेपोटिज्म। तो लोग तो कह रहे थे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट दो, सेल्फ गवर्नमेंट दो, लेकिन उन्होंने क्या दिया, एक तरह का बेनेवोलेंट डेपोटिज्म जो है वो थमा दिया, किसकी फॉर्म में, मोले मिंटो रिफॉर्म्स की फॉर्म में, जो कि एक तरह से रिफॉर्म्स तो बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि अपना ही उनका कुछ उसमें स्वार्थ जुड़ा हुआ था, किनका, ब्रिटिशर्स का। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, एंड उसके लिए ये वीडियोस जो है वो पूरी सीरीज़ आप कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू।